हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। लीनियर पीडीई के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर मैंने आपको 2 चैप्टर करवा चुकी थी। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो दोनों खत्म हो चुके हैं। उसमें जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बोला था कि अगर मैंने टॉपिक सारे कंप्लीट करवा चुकी थी, क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको प्रॉब्लम हो तो आप सजेस्ट कीजिएगा अगर मुझे आपको प्रॉब्लम है कोई भी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हो उसके लिए कि अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट उसका गिवन है, जैसे अपने लास्ट प्रॉब्लम्स करी थी उसके साथ कोई भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं था, सारे के सारे वेरिएबल्स ही थे। जैसे पी क्यू एक्स वाई जेड के अंदर करी थी मैंने। ठीक है, पी क्यू एक्स वाई जेड के अंदर ये सारे के सारे जो भी थे सारे के सारे वेरिएबल्स थे। अभी हम जो काम करने जा रहे हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उनका कोएफिशिएंट अगर आपको कांस्टेंट गिवन हो तब आप उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो, तो वो हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक है हमारा लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ जो टाइप्स होते हैं इसके अंदर, मतलब जो जो चीज़ें यूज आती हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आपको देती हूँ, उसके बाद अपने इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन होती है कि आपको किस फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन होगी वो देखना होता है। इक्वेशन होती है ए नोट डेल एन जेड अपॉन में डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल एन जेड अपॉन में डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई। ठीक है, प्लस डैश 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 ए एन डेल एन जेड अपॉन में डेल वाई एन इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। इस फॉर्म के अंदर आपको इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या होती है, इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि अगर ये जो इक्वेशन है, वैसे देखा जाए तो इस इक्वेशन को हम बोल देंगे कि देखो ऊपर सबकी पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम बोल दिया आगे जो पढ़े हुए हैं के एन नहीं है, यहाँ पे ए एन है, ये जो आगे पढ़े हुए हैं ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इक्वेशन मतलब पावर सेम है, इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है। तो हम इस इक्वेशन को बोल देंगे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड homogeneous PDE partial differential equation with constant coefficient। ठीक है, लीनियर PDE with constant coefficient। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। अब हमारे पास बात आती है कि डेल अपॉन में डेल एक्स है। अब इसी के अंदर ये काम करना है, सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला जो भी टॉपिक है इसके अंदर वो पूरा डेल अपॉन में डेल एक्स को हम शो करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, और डेल अपॉन में डेल वाई है उसको शो करते हैं कैपिटल डी डैश से। अगर इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो ये इक्वेशन है ये किस में बन जाएगी, तो ये इक्वेशन हमारी बन सकती है कैसे, ए नोट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस डैश 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 ए एन डी डैश एन इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, तो हमें वो मैंने बोला कि डेल अपॉन में डेल एक्स को डी लिख सकते हैं और डेल अपॉन में डेल वाई को डी डैश लिख सकते हैं। तो जो वो वाली इक्वेशन क्या हो सकती है, ये बन सकती है। तो इस इक्वेशन को ही चाहे ये इक्वेशन ले लो चाहे ये इक्वेशन, दोनों सेम है। तो ये भी हमारी होमोजेनियस पीडीई है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर है। तो ये इसका ऑर्डर है ना, तो ये भी लिख सकते हैं हम कि किस ऑर्डर की है, एन ऑर्डर की है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी एन ऑर्डर की होमोजेनियस लीनियर पीडीई है और ये भी हमारे पास जो ऊपर बनी हुई है वो भी होमोजेनियस। आपको क्वेश्चन डेल अपॉन में डेल एक्स की फॉर्म में भी मिल सकता है और डी डैश की फॉर्म में मिल सकता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि डेल अपॉन में डेल एक्स है तो उसको डी पुट करते हैं और डेल अपॉन में डेल वाई तो उसको डी डैश पुट करते हैं। ठीक है, अब इसका आता है कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। अब हमें क्या निकालना होता है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे थोड़ा। हमें क्या निकालना होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है CF प्लस PI से। अब CF क्या होता है,
CF आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और PI क्या होता है आपके पास? पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, आपको फाइंड कैसे करना होता है, इसका वर्किंग प्रोसीजर देख लीजिए डायरेक्ट। वर्किंग प्रोसीजर क्या रहता है इसका कि आपको क्वेश्चन गिवन होता है, एक सेकंड यहाँ जो पीछे फॉर्म दे रखी है इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये वाला जो फॉर्म है ना इक्वेशन, इसको मैं लिख सकती हूँ डी और डी डैश के अंदर कोई भी इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, कोई फंक्शन होगा डी और डी डैश के साथ, ठीक है, उसके साथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपको गिवन होगा, इक्वल के अंदर एफ एक्स वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखा जाए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, कि एफ डी डैश इज इक्वल्स टू, मतलब पहले सबसे पहले हमने क्या करा, होमोजेनियस इक्वेशन बताई मैंने आपको। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन एन ऑर्डर की इस तरीके से बनती है, इक्वल में एफ एक्स वाई के अंदर कोई भी एक्स वाई के अंदर कोई फंक्शन होगा इक्वल के अंदर। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको होमोजेनियस बोल दिया। और मैंने बोला कि जो डेल अपॉन में डेल एक्स उसको डी पुट करते हैं और डेल अपॉन में डेल वाई को डी डैश पुट करते हैं, तो बिल्कुल पुट करने के बाद मुझे इक्वेशन मिली ये। तो मैंने बोला कि ये जो इक्वेशन है इसको हम ये बोल सकते हैं कि डी और डी डैश के अंदर कोई भी फंक्शन है, तो वो लिख दिया मैंने, और इक्वल के अंदर एफ एक्स वाई। तो ये जो फॉर्म है ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, ये जो फॉर्म है, और उसी फॉर्म को मैंने बोल दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या कहता है कि अगर एफ डी डी डैश के इक्वल में एक्स वाई को कोई भी फंक्शन ना हो, सिर्फ जीरो हो, तो हमें उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। देखिए कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर आपको क्या होगा कि जो एफ डी डी डैश है इक्वल के अंदर जीरो पुट करना है। ठीक है, अगर आपको इक्वल में जीरो दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड नहीं कर सकते उसके अंदर। क्यों नहीं कर सकते ये बताऊंगी मैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल उसमें फाइंड नहीं कर सकते अगर इक्वल में क्वेश्चन में ही जीरो दे रखा है तब। बट अगर क्वेश्चन में एक्स वाई का फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको फाइंड करना है, तब आपको क्या करना है, एफ डी डी डैश के इक्वल के अंदर जीरो आपको खुद को लेके चलना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फिर वो सेकंड का है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो एफ डी डी डैश इक्वल टू जीरो पुट कर देना। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, पुट डी इक्वल्स टू एम एंड डी डैश इक्वल्स टू 1। आपको क्या करना है कि जो डी होगा, जो भी इक्वेशन के अंदर डी होगा, उस डी की जगह पर तो m लिख देना और डी डैश की जगह पर 1 लिख देना है। तो आपके पास m में कोई इक्वेशन मिलेगी, m में जो भी इक्वेशन मिलेगी उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है आपको। हो सकता है 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, कितने भी मिल सकती है। ठीक है, अब आपने क्या करी, m की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब इन m की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इनके रूट्स फाइंड, मतलब जो इक्वेशन बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब डिपेंड करता है कि जो m की वैल्यू चाहिए उसके रूट्स हमको क्या आते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अगर m की वैल्यू अलग अलग आएंगे, जैसे m1 m2 और m3, तीन वैल्यूज अलग अलग आएंगे, ठीक है, तब उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा CF होगा, वो क्या होता है, ये आपको याद रखना है, phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x प्लस phi3 y प्लस m3x। याद रखना है ये सारा कुछ सेम रहेगा, बस इसमें m1 m2 और m3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके पास CF होता है कब, जब m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी हो, अलग अलग दे रखी हो। फिर सेकंड इसका क्या है कि अगर कोई भी इनमें से दो वैल्यू सेम हो और तीसरी अलग हो, जैसे एक आ गई m1 और दूसरी भी m1 है और तीसरी मान लो m2 है, ठीक है, या m3 ले लो, m3 ले लो, 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ले लिया, तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कोई भी अगर दो वैल्यू सेम हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, phi1 y प्लस m1x प्लस, अब इसके साथ सिर्फ x आ जाता है, x phi2 y प्लस वही m1x, ठीक है, प्लस phi3, क्योंकि अब ये अलग है ना तो इसके लिए साथ में x नहीं लगा रही मैं, तो phi3 y प्लस m3x, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर तीनों वैल्यूज अलग अलग हो तब तो आपको सीधा phi1 phi2 phi3 के अंदर तीन फंक्शन बनाने हैं, phi1 y प्लस m1x, y प्लस m2x एंड y प्लस m3x। ठीक है, और अगर आपके पास कोई दो वैल्यू सेम है और तीसरी अलग है, जो दोनों वैल्यू सेम है उनमें से एक के साथ x लग जाता है, और यहाँ पे वैल्यू तो सेम ही रहती है, अगर दोनों की 1 1 है तो दोनों की 1 1 आएगी। और तीसरा जो फंक्शन है, ठीक है, वहाँ पर y प्लस m3x, ठीक है, वो कर दिया जो अपने ऊपर करते आ रहे हैं। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। ठीक है, और होप आपको समझ में आया होगा कि
जो कुछ इक्वेशन है वो आपको डी और डी डैश के अंदर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन होती है, एफ डी डी डैश इक्वल्स टू एफ एक्स वाई के अंदर गिवन होगी। ठीक है, फिर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने को बोले तो कंप्लीट के लिए आपको सी एफ प्लस पी आई दोनों करना है। ठीक है, बाई चांस अगर आपको सिर्फ इतना पूछेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो तो आपको क्या करना है, जो एफ डी डी डैश है इक्वल के अंदर एक्स वाई का फंक्शन दे रखा है तो भी ठीक है, नहीं दे रखा तो भी मतलब अगर नहीं दे रखा फिर तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड होता ही नहीं है। अगर दे रखा है ठीक है तब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है सीएफ की, अगर सीएफ इक्वल के अंदर जीरो होता है तो उसका सिर्फ सीएफ फाइंड होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं होता। इक्वल में जीरो हो तो नहीं है तो हम खुद की तरफ से जीरो पुट करके डी की जगह पर एम रखना है, डी डैश की जगह पर 1 रखना है, एम की वैल्यूज निकालेंगे, एम की वैल्यूज देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग आ रही है या सेम है। अगर अलग अलग आ रही है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सेम आ रही है तो नीचे वाले जो मैंने करवाया वो करना है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ सीएफ पे कर रहे हैं, अपने सीएफ पे क्वेश्चन करते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का बेसिक आपको बताते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके पर्टिकुलर सीएफ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स की स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इक्वल के अंदर एक्स वाई को कोई फंक्शन दे रखा हो, अब हमने को सिर्फ इतना ही बोला सॉल्व कीजिए। तो हमें पता है कि मैंने बोला कि अगर इक्वल में 0 दे रखा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ सीएफ ही फाइंड होता है, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसके अंदर सीएफ ही, अब साफ दिख रहा है कि हमें सीएफ ही निकाल पाएंगे तो हम इसका क्या निकालते हैं सीएफ। तो सोल्यूशन के अंदर हम करते हैं इसके पुट डेल अपॉन में डेल एक्स को मैंने बोला कि आप पुट करते हैं डी लिखते हैं और डेल अपॉन में डेल वाई को क्या पुट करते हैं डी डैश लिखते हैं। तो यहाँ पर जेड को तो बाहर ले लो और डेल अपॉन में डेल एक्स को लिख दिया डी, तो डी की स्क्वायर माइनस इसको लिख दिया डी, तो डी डैश की स्क्वायर और बाहर जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ इसमें सी एफ ही फाइंड हो सकता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं हो सकता। तो सी एफ के लिए हम क्या करना होता है, तो डी की जगह पर क्या रखना होता है एम रखना होता है और डी डैश की जगह पर 1 रखना होता है और इसके अंदर इस जेड को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको लिखते हैं। तो ये लिखेंगे ये होगा एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एम की वैल्यू देख लो क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी +1 एंड -1। अब देखो दोनों वैल्यूज अलग अलग आई हैं, तो एक को मान लो m1 और एक को मान लो m2। ठीक है, एक हो गया हमारा 1, m1 की वैल्यू 1 और m2 की -1। ठीक है, अब हमें निकाल देना है इसका CF कैसे निकलेगा, 5 क्या होता है 5y प्लस m1x होता है और प्लस 5y प्लस m2x होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो m1 m2 की, तो ये हो जाएगा 5y प्लस m1 की वैल्यू 1 है तो y प्लस x प्लस 5 m2 की वैल्यू -1 है तो 5 माइनस x। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करते हैं, समझते हैं और करते हैं। अगर इक्वल के अंदर कोई एक्स वाई का फंक्शन दे रखा है फिर तो उसमें दोनों निकालने हैं CF और PI, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर 0 दे रखा है तो सिर्फ उसका CF फाइंड होता है, उसका आप PI फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हमें दे रखा है r इक्वल्स टू a स्क्वायर t। ठीक है, r इक्वल्स टू a स्क्वायर t दे रखा है, यानी r और t के अंदर इक्वेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि r और t की स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है। अब मैंने आपको पहले ही करवा चुकी है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर कि जो r का मतलब क्या होता है, r होता है डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x की स्क्वायर। ठीक है, और t क्या होता है डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर होता है, यही होता है। हम इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, तो ये डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x की स्क्वायर एंड इक्वल्स टू a स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि डेल अपॉन में डेल x को d लिखते हैं और डेल अपॉन में डेल y को d डैश लिखते हैं। तो इसको लिख दिया d की स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर d डैश की स्क्वायर। ये इधर ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, a स्क्वायर d डैश की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और साथ में z भी आएगा और ये z यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, d इज इक्वल्स टू m लिखना है और d डैश इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है। ठीक है, जब ये करेंगे ठीक है तो इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी, एक तो प्लस का है एंड एक माइनस का है। इसमें से एक को ले लो m1 और एक को पुट कर देते हैं हम m2। ठीक है, अब
उसके बाद इसका सी एफ निकाल देंगे। सी एफ क्या होता है, फाई वन वाई प्लस एम वन एक्स। एम वन मेरे पास कितना है, ए, तो वाई प्लस ए एक्स प्लस फाई टू वाई प्लस एम टू एक्स। तो एम टू माइनस का ए है तो ये माइनस का ए एक्स। तो ये आपके पास सी एफ है। ठीक है, इस तरीके से सी एफ फाइंड करते रहना होता है। अब मैंने बोला मैंने सिर्फ सी एफ ही क्यों फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको जब सॉल्व करा ना इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन पर इक्वल में जीरो मिला, जब ये फॉर्म बनने के बाद आपको इक्वल में जीरो मिल रहा है तो सिर्फ सी एफ ही निकालना, उसका पी आई आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये था एक और क्वेश्चन सी एफ के बारे में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है डेल फोर जेड अपॉन में डेल एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस डेल फोर जेड अपॉन में डेल एक्स की पावर डेल वाई की पावर 4, ठीक है, और इक्वल में जीरो दे रखा है। इसको सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वल के अंदर जीरो है तो सिर्फ सी एफ ही फाइंड हो सकता है इसका। ठीक है, तो पहले हम इसको डी और डी डैश में चेंज कर लें। तो ये डी फोर माइनस डी डैश फोर जेड इज इक्वल्स टू जीरो, डी को m करो और डी डैश को 1 करो, ये हो जाएगा m4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 में ओपन होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो एक तो आ जाएगी +1, एक आ जाएगी -1। ठीक है, और इससे निकालेंगे तो एक आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इससे तो आगे हमारे पास एक +1 और एक -1। ठीक है, अब इससे m स्क्वायर से निकालेंगे हमारे पास वैल्यू, तो एक आ जाएगा रूट प्लस आयोटा और एक आ जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा और एक माइनस का आयोटा। ठीक है, अब इनमें से इसमें से किसी को भी एक को m1 m2 m3 और m4 मान लो, क्योंकि चार वैल्यूज है तो चार माननी पड़ेंगी। तो हम ले लेते हैं m1 = 1, m2 = -1, m3 = आयोटा मान लो और m4 को मान लो माइनस का आयोटा। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो, सारी की सारी वैल्यूज अलग अलग है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा हमें, फाई1 वाई प्लस m1 x यानी 1x प्लस फाई2 y माइनस x प्लस फाई3 y प्लस आयोटा x प्लस फाई4 y माइनस आयोटा x। इस तरीके से फंक्शन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इसके अंदर कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से फाइंड करने आपको मैंने सिखा दिया है। और सी एफ का आपको याद रखना है कि किस तरीके से इसकी सी एफ निकालनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके सी एफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलते हैं इसकी पी आई के अंदर। तो पी आई के अंदर चलने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो कैसे निकलता है, सी एफ प्लस पी आई से निकलता है। और पी आई कैसे फाइंड होगा, तो पी आई का हम केस फर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि पी आई निकालने के काफ़ी सारे केसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि इक्वल में जो एफ एक्स वाई फंक्शन है वो किस फॉर्म में हो। अब मैंने आपको बताया था कि हम पी आई की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो मैंने बोला कि वो क्या होता है, एफ डी डी डैश इक्वल्स टू एफ एक्स वाई के फॉर्म के अंदर कोई क्वेश्चन दे रखा है तभी हम उसका पी आई फाइंड कर सकते हैं। मतलब एफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी अपने उसका पी आई निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो एफ एक्स वाई फंक्शन है वो एक्स वाई जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में, अब वो एक्स वाई के अंदर वो सिर्फ नॉर्मल एक्स वाई पॉलिनोमियल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, लॉगरिथम में भी हो सकता है, ई की पावर के अंदर भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है किस फॉर्म में होगा। तो हम सारे केसेस एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैं आपको केस सिखा रही हूँ, वो पहला केस है हमारा, जब आपको एफ डी डी डैश है इक्वल के अंदर जो एफ एक्स वाई है वो एक्स की एम और वाई की एन में पड़ा हुआ मिले। समझ रहे हो कि अब अगर आपको एफ एक्स वाई किस फॉर्म में हो, एक्स की एम वाई की एन में हो। ठीक है, अब एक्स की एम वाई के एन के अंदर हो तो तब उसका पी आई कैसे फाइंड करते हैं, तब उसका पी आई फाइंड करने का तरीका होता है कि आप क्या करो, जो एफ एक्स वाई गिवन है उस एफ एक्स वाई के फॉर्म में क्या पुट कर दो, एफ डी डी डैश पुट कर दो, फिर उसका सॉल्यूशन में क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा दूंगी कि किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का केस फर्स्ट है। सीएफ निकालने का कोई केसेस नहीं है, सीएफ जितने भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, सबका सीएफ सेम ही आना है, क्योंकि इक्वल में जीरो ही तो रखना है। ठीक है, तो इन फंक्शन से कोई मतलब नहीं पड़ता सीएफ से, तो सीएफ जैसे निकलता आ रहा है सारे के सारे केसेस में सेम ही निकलेगा, बट पीआई सब में अलग अलग करने का तरीका होता है और वो डिपेंड करता है इस फंक्शन के भी
पर भी वहाँ पे क्या गिवन है। अगर हमारे पास सिर्फ x और y के अंदर कोई भी सिर्फ x प्लस वाई हो, x की पावर में कुछ यानी x मल्टीप्लाई y हो, तो उस तरीके के जो क्वेश्चन को करने के लिए मैं केस बता रही हूँ। उसको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे x y का जो भी फंक्शन होगा ना उसके अपॉन में f dd डैश मतलब dd डैश के अंदर जो भी फंक्शन है वो आपको पुट कर देना है, फिर उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सॉल्व कैसे करना है। ये पीआई का फर्स्ट केस है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं लेती हूँ इस पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है वो बोल रहे सॉल्व डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x की स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये x स्क्वायर दे रखा है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इक्वल के अंदर जीरो नहीं है, इसका मतलब इसका पीआई भी फाइंड होगा, पीआई भी निकलेगा। अगर जीरो होता है सिर्फ सीएफ निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पीआई भी निकलेगा, बट हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो हम सीएफ प्लस पीआई दोनों करेंगे। तो हम इसका सीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको डी पुट करना होता है डी स्क्वायर, इसको पुट करना होता है डी डैश डी स्क्वायर। ठीक है, z और इक्वल में इसकी जगह पर जीरो रखना होता है सीएफ के लिए, ये रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, d की जगह पर m पुट करना होता है और d डैश की जगह पर 1 पुट करना होता है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस a एंड माइनस a, जिसमें से एक को आपको मानना होता है a और एक को मानना होता है माइनस का a। तो यहाँ से आपके पास जो CF है वो क्या निकल जाएगा, CF निकलेगा phi 1 y प्लस ax प्लस phi 2 y माइनस ax निकलेगा। ठीक है, ये CF निकल गया। अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने बताया कि आपको चेक करो कि इक्वल के अंदर फंक्शन क्या गिवन है। इक्वल के अंदर फंक्शन हमें x के अंदर है, और यहाँ पे y की पावर ये भी मान सकते हो कि y की पावर 0 है, यहाँ मान सकते हो ना साथ में। तो ये हो गया x की m y की n। तो x की m y की n वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, केस फर्स्ट है। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है, मैंने अभी बताया जस्ट लास्ट। देखिए मैंने बोला कि जो ये फंक्शन गिवन होगा उसके अपॉन में f dd डैश पुट कर देना होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू fxy। तो fxy हमें इक्वल के अंदर देखिए क्या गिवन है, इक्वल के अंदर x स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अगर x स्क्वायर गिवन है तो x स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर fxy का जो भी फंक्शन है वो और अपॉन में f dd डैश। अब dd डैश का फंक्शन कौन है, dd डैश का फंक्शन ये है, क्योंकि ये तो हमें चेंज हो गया तो यही हुआ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश की स्क्वायर, बिल्कुल यही। तो ये पुट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सारे क्वेश्चंस में यही करना, आपको d को बाहर कॉमन लेना, d की मैक्सिमम जितनी भी पावर उठा के बाहर ले लो। अब यहाँ पर d की मैक्सिमम पावर 2 है, तो d स्क्वायर को बाहर आप कॉमन ले लेते हैं। d स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो नीचे बनेगा 1 माइनस a स्क्वायर d डैश की स्क्वायर अपॉन में d की स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इनको सबको सेट कर लेते हैं। अब ये d स्क्वायर है 1 अपॉन में d स्क्वायर, तो एज इट इज रखो। और ये देखो ये वाला जो पोर्शन था इसकी पावर 1 थी, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस a स्क्वायर डी डैश की स्क्वायर अपॉन में d की स्क्वायर का इनवर्स बनेगा, और वो डॉट में x स्क्वायर पड़ा हुआ है, इसको एज इट इज रखो। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, प्रसार सूत्र होता है ना, एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो 1 प्लस एन एक्स करके ओपन होता है वो प्लस डैश डैश डैश। तो उस फॉर्मूला से हम इसको ओपन कर रहे हैं 1 अपॉन में डी की स्क्वायर 1 प्लस n की वैल्यू 1 है तो ये एज इट इज रहेगा d डैश की स्क्वायर अपॉन में d की स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, और डॉट में x की स्क्वायर। अब इसको क्या कर दो, हम इसको कर देते हैं x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई। अब 1 अपॉन में d की स्क्वायर पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखो x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये तो x स्क्वायर ही आएगा, प्लस जब इसको इससे करेंगे तो हमें एक चीज देखनी होती है, इस पावर पे डिपेंड करता है। अब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके अंदर इसके डिफरेंशिएशन की d की पावर भी क्या है, मैक्सिमम 2 है। तो मैक्सिमम पावर टोटल कितनी होगी, 4 हो गई। तो हायर पावर की और जो भी इक्वेशन होती है उसको छोड़ देना होता है। ठीक है, नेग्लेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे पावर 4 बनने तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट नेग्लेक्ट करके डैश 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 कर देंगे। तो हमें सिर्फ इसी का यूज लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में डी स्क्वायर और x की स्क्वायर, ये लिख देना। अब बात आती है 1 अपॉन में डी का मतलब क्या है, ये थोड़ा देखिए। अगर आपको किसी भी फंक्शन के साथ d दे रखा है, जैसे x कोई फंक्शन है, या फिर चलो इसको फंक्शन ही मान लो, पता चल जाएगा तुम्हें। कोई भी फंक्शन f(x) है, उसके साथ अगर d दे रखा है
तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर वहीं fx के साथ, ठीक है, चलो fxy मान लो इस फंक्शन को, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। xy के अंदर कोई भी फंक्शन के साथ आपको d दे रखा है, xy का कोई भी फंक्शन है तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वहीं अगर fxy के साथ 1/d दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको क्या करना है, इसके अंदर x की रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 1/d का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर d दे रखा है तब xy मतलब xy का फंक्शन और d दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर 1/d दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। वहीं अगर आपको d डैश दिया हुआ होता, d डैश दिया हुआ होता, इसका मतलब क्या है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और साथ में अगर 1/d डैश दे रखा है तो 1/d डैश का मतलब क्या है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो d का मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और अगर d और d डैश दे रखा तो आपको मैंने अभी बताया कि d डेल अपॉन में डेल x होता है, d डैश डेल अपॉन में डेल y होता है। d तो x के लिए होता है। अगर d दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 1/d दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, d डैश दे रखा है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अगर 1/d डैश दे रखा है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1/d दे रखा है और x के अंदर फंक्शन है, तो हमें क्या कर देना है, अब d की स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है। 1/d की स्क्वायर है ना, तो 1/d तो एक बार इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और हमें स्क्वायर दे रखी है, इसका मतलब हमें 2 बार करना है, तो उसको आप ऐसे भी ओपन करके लिख सकते हो, 1/d x के स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस 1/d यानी इस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दें तो ये होगा x³/3। इसका एक बार और कर देंगे तो ये हो जाएगा x⁴/12। तो ये pi निकल गया हमारे पास, x⁴/12। और हमने CF क्या निकाला हुआ था, ऊपर देखिए हमने CF निकाला हुआ था phi1y + ax और phi2y - ax। तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कंप्लीट सॉल्यूशन हमेशा z के लिए निकलता है। तो z = क्या होता है, CF + pi होता है। तो z क्या आ जाएगा, phi1y + ax + phi2y - ax प्लस pi की वैल्यू कितनी आई है, x⁴/12। तो ये आपके पास आंसर है कंप्लीट सॉल्यूशन का। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि d और d डैश का मतलब क्या होता है, 1/d एंड 1/d डैश का मीन क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ आपको एज इट इज ही लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि, ठीक है, क्वेश्चन है r + a + bs + abt = xy। ठीक है, फिर से xy के अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, अब xy के अंदर है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको d एंड d डैश में चेंज करना है। और d एंड d डैश के चेंज करने के बाद इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन लिखनी है। r क्या होता है हमारे पास, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x की स्क्वायर होता है। ठीक है, r प्लस है ना, r प्लस। ठीक है, और जो s होता है वो होता है हमारे पास डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x डेल y होता है। ठीक है, और t हमारे पास क्या होता है, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर होता है, इक्वल के अंदर x y। ठीक है, अब हम इसको d और d डैश में चेंज करें जब, तो ये होता है d स्क्वायर प्लस a प्लस b। अब जैसे में d भी है d डैश भी है, तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं d d डैश। ठीक है, प्लस a b d डैश की स्क्वायर = xy, और यहाँ पे z बाहर ले लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना, d d डैश क्यों लिखा, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो डेल अपॉन में डेल z डेल x और डेल अपॉन में डेल y लिख सकते हैं। तो डेल अपॉन में डेल x के लिए d और डेल अपॉन में डेल y के लिए d डैश, इस तरीके से लिखा है। अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है,
इसको 0 के इक्वल लिखना होता है, तो डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिखना होता है। और फिर हमें क्या करना होता है, डी की जगह पर m पुट करना होता है और डी डैश की जगह पर 1 पुट करना होता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस ए प्लस बी m प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। m का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए एम प्लस बी एम प्लस ए बी। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास m प्लस ए, यहाँ से हम b कॉमन ले लेते हैं तो भी m प्लस ए। तो हमारे पास क्या मिली वैल्यू, एक तो m प्लस ए और m प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो m की दो वैल्यूज आ गई, एक तो माइनस का a एंड एक हो गई माइनस का b। इसमें से किसी एक को m1 मान लो और एक को m2 मान लो, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, phi1 y प्लस m1 x यानी माइनस एक्स माइनस ए एक्स प्लस phi2 y माइनस बी एक्स, ठीक है। सी एफ निकल गया। अब हमें निकालना है इसका पी ए। पी ए के लिए मैंने क्या बताया था कि जो एफ एक्स वाई फंक्शन है उसके अपॉन में एफ डी डी डैश लिखना होता है। तो एक्स वाई का फंक्शन देखो हमें ऊपर क्या दे रखा है, इक्वल के अंदर एक्स वाई ही दे रखा है, तो हम एक्स वाई कर देंगे और अपॉन में डी डी डैश की इक्वेशन कौन सी है, डी डी डैश की इक्वेशन ये है। जब तक उसको हम एम में चेंज नहीं करते तो उसके ऊपर वाली इक्वेशन डी डी डैश में रहती है। तो ये इक्वेशन एच डी हमें नीचे लिखनी है, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ मैं एक्स वाई अपॉन में डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डैश प्लस ए बी डी डैश, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था प्रोसेस, पूरी इक्वेशन में से डी की जितनी भी मैक्सिमम पावर है उसको बाहर ले लेना होता है। अब इस पूरी इक्वेशन में डी की मैक्सिमम पावर 2 है तो डी स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, एक्स वाई अपॉन में डी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस ए प्लस बी डी डैश अपॉन में डी बचेगा और ये ए बी, वहाँ पे ए बी डी डैश की स्क्वायर होना चाहिए, डी डैश की स्क्वायर है। तो ए बी डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी की स्क्वायर। तो फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या रहता है, हम 1 अपॉन में डी स्क्वायर को तो बाहर लिख लेते हैं। इस पूरे की होल पावर 1 है तो ऊपर जाएगी तो इनवर्स हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी डी डैश अपॉन में डी प्लस ए बी डी डैश की स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर की इनवर्स और डॉट के अंदर एक्स वाई है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस पूरे को मान लो एक्स का कोई फंक्शन है तो ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, ये हो गया ना 1 प्लस एक्स की पावर माइनस, इसका प्रसार करोगे तो 1 माइनस एन एक्स प्लस डैश डैश में ओपन होगा, ठीक है। तो हम इसमें ओपन कर देते हैं इसको, तो ये 1 अपॉन में डी की स्क्वायर वन अपॉन में डी की स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस बी डी डैश अपॉन में डी प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी की स्क्वायर प्लस डैश 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 एक्स वाई, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, इस एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन में डी की स्क्वायर, एक्स वाई का 1 से करेंगे तो ये एक्स वाई रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या कर देते हैं, एक्स वाई का अंदर फिर से एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो बनेगा हमारे पास हम एक्स वाई का इससे तो कर चुके हैं, एक्स वाई आ गया। अब माइनस के अंदर एक्स वाई का इससे करते हैं सबसे पहले, सिर्फ यहाँ वाले स्टेप से। तो यहाँ आएगा हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी डी डैश अपॉन में डी एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स वाई का इससे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पावर देखो पे इसकी टोटल पावर कितनी है 2 है,
ठीक है, इसकी टोटल पावर 2 है, और ये वाला जो फंक्शन है इसकी पावर 1 थी, ठीक है, 2 से कम थी, तो कम वाले फंक्शन तो लिख लेंगे, बट इसकी जो भी फंक्शन है इसकी पावर के बड़े आ गए, जैसे 2 है, 2 से पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी, जो इससे बड़ी है, तो ये हाईएस्ट पावर होगी, तो हमें हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट कर देना होता है, तो प्लस में डैश 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 करके छोड़ देंगे। आप चीज समझ में आनी चाहिए आपको ये चीज कि हम नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं हर स्टेप को प्रसार सूत्र में। तो जहां पर भी जिस स्टेप की पावर इससे कम हो, अब 2 की 2 और 2 ये 2 होगी और एक 3 होगी, ठीक है, 2 वैसे ये 1 होगी और उसकी पावर 2 है, इससे कम है तो हम इसको लिख दिया। अब हम इसकी पावर 2 जो कि उसके इक्वल है तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देना होता है, और जिससे बड़ी है फिर तो करना ही करना है, तो इक्वल और हाईएस्ट पावर को हम नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक इसको ले लिया, ये फंक्शन एक्स वाई। अब इस 1/d² का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1/d² का एक्स वाई से करेंगे तो 1/d² एक्स वाई ही रहेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लो। अब 1/d² d² का d से करेंगे मल्टीप्लाई अंदर जाके तो 1/d³ हो जाएगा, तो d डैश अपॉन में d³ एक्स वाई। क्लियर? अब देखिए 1/d² तो 1/d क्या होता है, x की रिस्पेक्ट के अंदर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, 1/d क्या होता है, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले हमें y को छोड़ देना, x की रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/d और एक d अंदर ले लो, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें सबसे पहले इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं, ये 1/d³ तो रखते हैं अंदर और बाहर, और d डैश को अंदर ले जाते हैं, ऊपर वाला जो d डैश है, d डैश ऑफ एक्स वाई लिख देते हैं। एक एक करके स्टेप को सॉल्व कर ले तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो 1/d है, अब हमें इसका एक बार इंटीग्रेशन कर देना, तो ये हो जाएगा x²/2y, ठीक है, x²/2y हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो a प्लस बी 1/d³ और d डैश है, d डैश मतलब y की रिस्पेक्ट में उसका समाकलन कर देना होता है, यानी इंटीग्रेशन कर देना होता है। तो d डैश मतलब y की रिस्पेक्ट में उसका समाकलन, तो सॉरी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास x, d डैश के मतलब y की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास सिर्फ x ही बचेगा, वो x यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ये मेरा अभी 1/d एक और है, तो इसका मतलब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x³/6y, ये वाला, फिर माइनस a प्लस बी, यानी इसका हमें 3 बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, यानी 1/d², ठीक है, और एक बार कर देंगे तो ये हो जाएगा x²/2, ठीक है। फिर एक बार और करना है, ये तो ऐसे चीज रहेगा x³ माइनस a प्लस बी 1/d, एक बार और कर देंगे तो हो जाएगा x³/6, ठीक है। फिर उसी का एक बार और करना है तो कितना हो जाएगा x⁴/24, ठीक है। ये हमारे पास अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, पीआई निकल चुका है, पीआई निकल गया। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो वो किससे निकलता है, CF प्लस पीआई से निकलता है, और CF प्लस पीआई से हमारे पास Z की वैल्यू आती है, ठीक है। और CF क्या निकाला हुआ स्टार्ट के अंदर, ऊपर देखिए CF निकला हुआ है ये 5(1)y - ax प्लस 5(2)y - bx, निकला हुआ 5(1)y - ax प्लस 5(2)y - bx, ठीक है। और प्लस में इसका पीआई निकाला हमने x³ y/6 माइनस a प्लस बी x⁴/20, ये है आपके पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, और थोड़ा सा प्रसार जब भी एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा रहे हो ना, क्योंकि x की हम y की n अगर फॉर्म होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक्सपेंशन फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम हाईएस्ट पावर्स को नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे, और कौन सी आपको ये भी पहचानना कि कौन सी पावर इसकी हाईएस्ट बन रही है उसको नेग्लेक्ट करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आगे तो फिर क्वेश्चन होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा, फिर इस टॉपिक को पर्टिकुलर इंटीग्रल को खत्म करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें सबसे पहले इक्वल के अंदर मतलब वैल्यू x और y के अंदर दे रखी है और प्लस में है इस बार। ठीक है, तो भी हम इसको उसी प्रोसेस से करेंगे जो भी मैंने एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला आपको करना सिखाया है, उसी फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फाइंड करना चाह रहे हैं CF। तो CF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, d स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। फिर d की जगह पर m रखना होता है और d डैश की जगह पर 1 पुट करना होता है। तो इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनेगी। अब इस इक्वेशन का फैक्टराइज करो। ठीक है, जब इसको फैक्टराइज करोगे तो इक्वेशन में क्या मिलेगी आपके पास, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आपके पास मिलेगी m प्लस 2 प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 1 और एक आई आपके पास माइनस का 2। ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं इसका CF। CF phi 1 y माइनस एक्स प्लस phi 2 y माइनस 2x। ठीक है, अब निकालना है इसका PI। तो PI निकालने के लिए क्या, वही फिर x f x y अपॉन में f d d डैश f x y इक्वल के अंदर देखिए क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है x प्लस वाई और डी डी डैश की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, m से चेंज होने के बाद ऊपर वाली जो इक्वेशन होती है वो लिखनी थी d स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश की स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश की स्क्वायर, ये लिखेंगे। फिर वही प्रोसेस सेम, डी स्क्वायर नीचे हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस 3d डैश अपॉन में d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ये अब 1 अपॉन में डी स्क्वायर एक बार बाहर ले लो। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन करना चाहेंगे तो हम ऊपर लिख लेंगे 1 प्लस 3d डैश अपॉन में d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की माइनस है, माइनस 1 पावर है, तो 1 प्लस एक्स की माइनस n है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 3d डैश अपॉन में d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन में d की स्क्वायर प्लस डैश 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 x प्लस वाई। x प्लस वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ तो आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, माइनस, अब इसकी पावर उससे कम है तो हम यहाँ पे इसका भी एक्सपेंड मतलब कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 3d डैश अपॉन में d इसके साथ आ जाएगा x प्लस वाई। अब क्या इसके साथ ये चीज़ लिखेंगे 2d डैश स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर के साथ, तो इसके साथ को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है जो कि इसके इक्वल है, उसकी होल पावर के मतलब इक्वल है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो डैश डैश करके इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन में डी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका x प्लस वाई से करते तो यहाँ तो x प्लस वाई रहेगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इधर माइनस 3d डैश अपॉन में d की क्यूब बनेगा और x प्लस वाई बनेगा। ठीक है, इसको यही छोड़ते हैं। फिर हम डी स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो हमें मिलेगा, सबसे पहले एक बार करते हैं तो 1 अपॉन में डी, और एक बार जब करेंगे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई मिलेगा। फिर हम क्या कर देते हैं, अब 3 अपॉन में डी की क्यूब एज इट इज लिखते हैं। अब डी डैश मतलब वाई के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना होता है, हमें समाकलन करना होता है। जब वाई के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का 0 और वाई का 1। ठीक है, तो 1 मिलेगा, हमें 1 लिख दो। ठीक है, फिर इसका एक बार और समाकलन करना तो ये होगा एक्स की क्यूब अपॉन में 6 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 मिल जाएगा। इसका हमें क्या करना है, 3 बड़ा हुआ है तो हमें क्या करना है, 3 बार 1 का क्या करना है, 3 बार वो कर देना हमें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक बार करेंगे तो x मिलेगा, 2 बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक बार और करेंगे तो मिलेगा एक्स की क्यूब बाय 6 मिलेगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख दो, एक्स की क्यूब बाय 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 माइनस एक्स की क्यूब बाय 2 मिलेगा।
ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, ये एज इट इज रखो एक्स स्क्वायर वाई बाय 2। इन दोनों में से नीचे 6 एलसीएम हम ले लेंगे जब, ठीक है, तो मिलेगा एक्स की क्यूब माइनस 3x क्यूब, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2x की क्यूब बाय 3, ठीक है। तो इसको और लिखना चाहो अच्छे से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 प्लस एक्स की क्यूब बाय 3। ये आपके पास पी आई आपका, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा, ठीक है। सी एफ हमने ऊपर क्या निकाल के रखा हुआ है, सी एफ निकला हुआ है 5 वाई माइनस एक्स और वाई माइनस 2x, ये है 5 वाई माइनस एक्स प्लस 5 वाई माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 प्लस एक्स की क्यूब बाय 3, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको, ये हमारा केस फर्स्ट ही था पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन बुक्स में मिलते तो आप ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसके 3 तरीके हो रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की, जब एक्स वाई का फंक्शन कुछ और फॉर्म के अंदर दे रखा हो तब हम कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।